राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में हम अभी पढ़ रहे हैं मंदाकिनी और मंदाकिनी का पहला पाठ। पहला पाठ आपके हिंदी गद्य का विकास। इसका भाग प्रथम हमने कल पढ़ा। प्रथम भाग हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 यानी पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इसमें मैटर है वो इसलिए है, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी आपको बताता हूं कि हिंदी लिटरेचर के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें आधुनिक काल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आधुनिक काल के, और वो होते हैं 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इस पार्ट में है। कहानी क्या है, एकांकी क्या है, निबंध क्या है, रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है, आत्मकथा क्या है, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, हास्य व्यंग्य, गद्य काव्य, फीचर, ये सारे के सारे। अब ये जैसे फीचर है तो फीचर आपके हिंदी अनिवार्य में भी है, आपके हिंदी जो कंपलसरी है उसमें भी है, तो इसमें हिंदी कंपलसरी का पार्ट भी आपके क्लियर हो रहा है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 16 अंक तो वो हैं और कम से कम 3-4 अंकों के प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। तो इस पार्ट में केवल अकेले इस पार्ट से आपके 20 अंक कंप्लीट होने वाले हैं, यानी 20 अंकों के प्रश्न है वो आप इस पार्ट को पढ़ करके, इस पार्ट को सुन करके कर सकते हैं। और आप सभी की सुविधा के लिए आपको जो होमवर्क दिया जाता है, अंत में जो आपको होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क करके आपको अपने लेक्चरर के पास, आपको अपने टीचर के पास अवश्य ही भेजना है। और वे अगर मान वहां नहीं भेज पाते हैं तो 9610208295 पर भी आप भेज सकते हैं। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, या आप इस साहित्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जो परीक्षा से संबंधित सामग्री डाली जाती है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उस पाठ को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि परीक्षा जो आपकी है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। और परीक्षा के समय आप क्या क्या करेंगे, तो इससे पहले आपके पास कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जो आप एकदम समय में देख सकेंगे। जैसे मान लो आपके ये जो पाठ है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर जारी होंगे। जैसे हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नों की एक सीरीज जारी होगी, जिसमें से मुख्य मुख्य प्रश्नों के प्रश्न और उनके उत्तर जारी होंगे। इसके बाद आपके मॉडल पेपर जारी होंगे, कि मॉडल पेपर है वो कैसे आएंगे, मॉडल पेपर भी जारी होंगे। तो समय समय पर सब कुछ आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके बाद ग्रुप्स में जो इतने जो पाठ है, इन सभी पाठों की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप ग्रुप में बने रहें। और ये जो आपका जो चैनल है, आपने इस चैनल को बहुत अधिक अपार स्नेह दिया है, इसी कारण ये चैनल जो है वो रात दिन फलीभूत हो रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ भी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ, और पाठ में क्या क्या है और आगे के जो होमवर्क है वो आपको निश्चित रूप से करके भेजना है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। हिंदी गद्य का विकास तो कल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि गद्य की विविध विधाएं कौन कौन सी है, अर्थात वे कौन सी विधाएं हैं जिनमें गद्य लिखा जाता है, उनको अलग अलग किन नामों से जाना जाता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, ये पढ़ेंगे। देखिए, द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का पर्याप्त परिष्कार हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में अनेक प्रकार की गद्य विधाएं भी विकसित हुई, लिखी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विविध विकसित राष्ट्रों के साथ सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संपर्क बढ़ जाने से हिंदी साहित्य में नए नए तत्व विकसित हुए। गद्य शैली और गद्य विधा का प्रयोग और विकास भी बड़ी तीव्रता से हुआ। गद्य साहित्य का विकास भी हुआ, गद्य शैली का, गद्य विधा का। कहने का अर्थ ये कि हमारी जो हिंदी है वो हमारी बोलचाल की भाषा हो गई थी, हमारी राष्ट्रभाषा जो है ये भी यही है, और इस भाषा में सर्वाधिक गद्य लिखा गया। जैसे औद्योगिकीकरण, महानगरीय सभ्यता, बदले हुए मानसिक परिवेश और परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस काल के साहित्य की विविध गद्य विधाओं को अलग अलग परिचय जो है वो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत अधिक सुगम रहेगा, हमारे लिए स्पष्ट भी रहेगा कि कौन कौन सी विधाएं विकसित हुई। सबसे पहले हम लेते हैं कहानी।
ये कहानी कोई अभी की नहीं है, कहानी प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन कहानी कहने का ढंग जरूर बदला है। अर्थात एक समय ऐसा था जिसमें अप्सराओं की कहानियां हुआ करती थी, पेड़ पौधे बोलते हुए दिखाई दिया करते थे, चोरों की कहानियां हुआ करती थी, भूत पलितों की कहानियां होती थी, लेकिन यथार्थ की कहानियां नहीं होती थी, वो सिर्फ कपोल कल्पनाएं होती थी। अब वर्तमान में जो हमारे गद्य के विकास में जो कहानियां लिखी जाती है वो यथार्थ से जुड़ी हुई मनोविश्लेषणात्मक कहानियां होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कहानी क्या है। कहानी इस युग की सबसे सशक्त गद्य विधा है जिसका विकास बहुत तीव्रता से हुआ। इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जैसा हमने कहा है कि कहानी जो है वो अत्यंत प्राचीन है, यानी कहानियां हम सुनते आए हैं। भारतीय साहित्य में तो इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में भी बताया गया, अर्थात ऋग्वेद जो है वो हमारे भारतीय साहित्य का इतिहास, विश्व इतिहास में जो पुस्तक सबसे प्राचीन मानी गई है वो प्राचीनतम पुस्तकों में है ऋग्वेद, और इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण रहता है। देखिए यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे, कहानी में एक घटना होती है, ये ध्यान रखेंगे। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। मानव चरित्र के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना कहानी का लक्ष्य होता है। मानव जीवन में कोई एक बिंदु, एक विशेषता, एक संस्मरण, यानी उस बात को प्रकाशित करना कहानीकार का लक्ष्य होता है। इसमें कथा वस्तु, पात्र, देश काल और परिस्थिति, ये इसके तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र, देश काल और परिस्थिति। देश काल यानी उस समय का जो वातावरण कैसा है, उस समय जो कहानी कह रहे हैं तो उस कहानी की परिस्थितियां, अर्थात उनका जो चारों ओर का वातावरण था वो कैसा था। कथा वस्तु अर्थात कहानी किस आधार पर कही जानी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पात्र कौन कौन से हैं और किस परिस्थिति में वो कहानी उत्पन्न हुई है। ये कहानी के प्रमुख तत्व हैं। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म 1901 ईस्वी से माना जाता है। देखिए 1901 ईस्वी से माना जाता है, जिसका उद्भव काल 1901 से 1915, विकास काल 1916 से 1935, उत्कर्ष काल 1936 से 1950, प्रगति प्रयोग काल 1950 ईस्वी के पश्चात जो निरंतर हम पढ़ रहे हैं। ये कहानी के काल हैं, कहानी के प्रमुख कहानी का विभाजन है। कहानी क्या है, कहानी के कालों का विभाजन कीजिए। तो 1901 से लेकर के हुआ है उद्भव काल, विकास काल, उत्कर्ष काल, प्रगति काल और प्रयोग काल, यानी 1950 के बाद। इस अंतिम काल में युगीन संक्रमण के दबावों के परिणाम स्वरूप तनाव, मूल्यों की तलाश तथा विविध संदर्भों की कहानियां लिखी गई है। 1950 के बाद की जो कहानियां हैं मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी गई, क्योंकि युगीन संक्रमण, इस समय युग का बहुत अधिक बदलाव, 1950 ईस्वी के बाद हमारे भारत में बहुत अधिक बदलाव आए हैं। उन बदलावों के साथ साथ कहानी कहने का, कहानी लिखने का ढंग भी बदला है। उसमें क्या है कि नवीन मूल्यों की तलाश की गई है और विभिन्न संदर्भ जो है, अर्थात विभिन्न जो विषय हैं, वर्तमान जो ज्वलंत विषय है, उन ज्वलंत विषयों पर कहानियां लिखना शुरू किया गया। तो ये थी कहानी। कहानी के बाद होता है एकांकी। देखिए आधुनिक एकांकी पाश्चात्य साहित्य की देन है, वेस्टर्न जो लिटरेचर है उसकी देन है, और ये नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक भाव की कलात्मक व्यंजना की जाती है। तो एकांकी क्या है? एकांकी की परिभाषा क्या होगी कि जिस विधा में मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक भाव की कलात्मक व्यंजना की जाती है वह एकांकी होता है। अर्थात नाटक और एकांकी में यही अंतर है। एकांकी का यदि हम देखें तो एक प्लस अंक, अर्थात जिसमें एक ही अंक हो, जैसे नाटक में तो 6, 7, 8 अंक भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग दृश्य हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक और एकांकी में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी में है। कहानी में भी एक ही पक्ष की, यानी एक समय में एक ही पक्ष की व्यंजना की जाती है, एक ही पक्ष को उभारा जाता है, लेकिन उपन्यास में एक ही व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में जो विविध घटनाएं घटी है उन सारी घटनाओं को उपन्यास में लिख दिया जाता है। कथा वस्तु, पात्र विधान, संवाद रंग और संकेत इसके प्रमुख तत्व है। एकांकी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र
जैसे पात्र तो होने, संवाद भी होते हैं, जैसे नाटक में होते हैं, संवाद और रंग और संकेत भी होते हैं, यानी किस किस प्रकार का है ये भी होता है, भाषा भी होती है। एकांकी में स्थान, काल तथा कार्य संतुलन का निर्वाह आवश्यक माना गया है। स्थान, काल तथा कार्य संतुलन, ये तीन चीजें हैं, ये आवश्यक है। मानव असंख्य अभिरुचियों के अनुसार एकांकी के विषय भी असंख्य होते हैं। जैसे एकांकी का अलग अलग विषय हो सकते हैं। एकांकी का वास्तविक आरंभ जो है 1930 ईस्वी से हुआ है। कब से हुआ है? 1930 ईस्वी से। और जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव दिया गया है। सबसे पहली एकांकी कौन सी मानी गई है? 1929 में एक घूंट जो उन्होंने लिखा था, हिंदी की पहली एकांकी मानी गई है। और पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी एकांकी में विषय और शैली की दृष्टि से निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक काल में एकांकी आधुनिक बोध को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एकांकी जो है वो विकासशील है, पूर्ण विकसित नहीं है। भारत में कहानी जो है वो तो पूर्ण विकसित है, लेकिन एकांकी अभी विस्तार कर रहा है। एकांकी के बाद एक विधा आती है निबंध। जैसे आप निबंध जो है, आप हिंदी अनिवार्य जब आप पढ़ते हैं, हिंदी अनिवार्य में आपके निबंध लेखन होता है। अब निबंध जो है वो आपको किसी भी विषय पर हो सकता है। आपके पास तीन चार ऑप्शन होता है, तीनों चारों ऑप्शन है वो अलग अलग निबंधों के होते हैं। ऐतिहासिक निबंध है, विचारात्मक है, भाव प्रदान है, विश्लेषणात्मक, मतलब कौन से निबंध है, तो वो अलग अलग कैटेगरी के जो निबंध है उनके अलग अलग शीर्षक आपको दिए गए होते हैं। और इसका मौलिक अर्थ है बांधना या रोकना होता है। मौलिक अर्थ क्या है? बांधना या रोकना। लेकिन हिंदी में इसके पर्याय के रूप में प्रबंध लेख, रचना और प्रस्ताव, निबंध के ये पर्याय के रूप में लिखे जाते, प्रबंध लेख, रचना या प्रस्ताव, ये शब्द प्रचलित है। निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है, तटस्थ होकर के प्रकाश डालता है। वह ऐसा नहीं वैयक्तिक होकर के नहीं, निर्वैयक्तिक होकर के, और वो प्रकाश डालता है, उसमें लिखता है। अर्थात उस घटना के पक्ष में होकर के नहीं, उस घटना को जो वास्तव में घटित हुई है उससे वास्तविकता को उभारता है। निबंध अपने मौलिक अर्थ के विपरीत बंधनहीन है। अर्थात बांधना, इसमें बांधना है लेकिन बंधनहीन है। यहां मौलिक अर्थ बांधना का अर्थ है कि जो घटना घटित हुई है उस घटना को अपनी शब्द लिपि में बांधना है, अपनी शब्द लिपि में बांधना है, अपने विचारों में उसे बांधना है, अपनी लेखनी में उसे आबद्ध करना है। लेकिन ये बंधनहीन है। इस पर ऐसा नहीं है कि आपको ये निबंध इस प्रकार लिखना है, नहीं। जैसे आप जीवनी लिखते हैं तो जीवनी में आप अपने शब्द डाल सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं होती है वो तो आपको सही सही डालनी होती है। निबंध में जो घटना सही होती है, लेकिन उस घटना के प्रति अपने क्या विचार है, उन विचारों को हम लिख सकते हैं। इसमें लेखक स्वच्छंदता पूर्वक अपनी बात कहता है। स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता और आत्मीयता निबंध के प्रमुख गुण माने गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, या निबंध का विकास कैसे हुआ। आधुनिक गद्य युग में निबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हिंदी निबंध के विकास को 3 कालों में विभाजित किया। निबंध जो है, आप यदि मान लो पढ़ेंगे, कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो कंपटीशन एग्जाम में भी निबंध आता है। और इसका जो विकास किस प्रकार हुआ, भारतेंदु काल जो 1850 से 1900 तक माना गया है, द्वितीय शुक्ल काल जो कि 1901 से 1947 तक माना गया है, अद्यानूतन काल जो 1948 के पश्चात जो है वो वर्तमान काल के रूप में माना गया है। अंतिम काल में विचार प्रदान, भाव प्रदान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रदान, वर्णन प्रदान इत्यादि अनेक विध निबंध लिखे गए। आज हिंदी में निबंध विधा अपने उच्च शिखर पर है। अब देखिए निबंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विचार प्रदान, भाव प्रदान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रदान और इत्यादि प्रकार के विविध जो निबंध है वो होते हैं। आज विधा है, ये निबंध विधा जो है वो उच्चतम शिखर पर है। तो निबंध विधा ये थी। इसके बाद देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र और संस्मरण, देखो 2 चीजें हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों ही अपने जीवन में अनुभव की हुई घटनाओं को लिखा जाता है। अब किसी से पूछा गया कि जीवनी और रेखा चित्र में क्या अंतर है, जीवनी और
रेखा चित्र में क्या अंतर है? तो जीवनी आप जैसे अभी जवाहरलाल नेहरू की आप जीवनी लिख सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का रेखा चित्र आप नहीं लिख सकते। रेखा चित्र हम उसी का लिख सकते हैं जिसके साथ हम रहे हैं, जिसके साथ रह करके हमने अनुभव किया है, उसी के का हम रेखा चित्र लिख सकते हैं। जीवनी हम पढ़ करके लिख सकते हैं। रेखा चित्र जो है स्वानुभूत घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन होता है, यानी रेखा चित्र में स्वयं जो अनुभव करता है वो होता है। संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत कम अंतर है, लेकिन थोड़ा अंतर है। देखिए, जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं द्वारा सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों से किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। आपके जब आप हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। वैसे इनका सारा वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इनको देख लेना कि यानी थोड़े से शब्दों में किसी घटना का चरित्र चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। और रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक में संवेदना जागृत करना होता है। अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा जो पढ़ने वाला होता है उसमें उस विषय के प्रति संवेदना जागृत करना होता है, उसमें चेतना जागृत करना होता है, उसके प्रति सोचने को मजबूर करना होता है। इसमें अनुभूत जीवन का सत्य व्यक्त होता है। अभी मैंने कहा ना कि स्वानुभूत बातों को व्यक्त किया जाता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रदान होता है। रेखा चित्र में क्या होता है? एक ही वस्तु या घटना का चरित्र होता है जिससे संबंधित प्रमुख विशेषताओं को उभारा जाता है। रेखा चित्र और संस्मरण में विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि संक्षेप में रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ है और संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ है, यानी संस्मरण बड़ा हो सकता है, ये वस्तुनिष्ठ है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, तटस्थता, सूक्ष्म निरीक्षण रेखा चित्रकार के गुण होते हैं। रेखा चित्र जो होता है, उस रेखा चित्र करने वाला उसके आवश्यक गुण क्या होते हैं कि उसकी यथार्थ अनुभूति में, सत्य की अनुभूति को रेखा चित्र में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई किताब पढ़ी और उसका रेखा चित्र लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। संवेदनशील दृष्टि होती है, उस घटना से उसकी संवेदना जागृत होना जरूरी है। कोई घटना घटित हुई, उस घटना के प्रति हमारी संवेदना जागृत, जैसे हम किसी आदमी के साथ रहते हैं, उस आदमी के चरित्र से हम बहुत अधिक प्रभावित है और हमारे मन में उसके प्रति संवेदना होती है, हम उससे कुछ सीखते हैं, तटस्थ होकर के हम उसका चरित्र का वर्णन करते हैं, तो वो चरित्र रेखा चित्र होता है। और सूक्ष्म निरीक्षण भी होना आवश्यक है। हिंदी में 1929 में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा, जिसका लिखा हुआ है पद्मराग, इस कला का जनक कहा जाता है। इस कला का जनक, सबसे पहले जो रेखा चित्र पद्म पराग जो लिखा गया, वो पहला रेखा चित्र माना जाता है। इसके बाद हिंदी रेखा चित्र में निरंतर विकास हो रहा है। ये नवीन विधा आज बड़ी तीव्रता से विकसित और समृद्ध हो रही है। इसका भविष्य और भी अधिक उज्जवल, अर्थात ये और अधिक प्रोग्रेस करेगी, प्रगति करेगी। अब होता है संस्मरण। संस्मरण को हम ये कह सकते हैं, यानी जिसको हम ताजा याद होती है, या इस प्रकार की घटना जिसने हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व डाला हो, जीवन में जिसका बहुत अधिक प्रभाव रहा हो, वो ताजा याद जिसको हम कभी भूलते ही नहीं है, वो संस्मरण होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाता है। कहानी, व्यंग्य, विनोद, वर्णन, विवरण, रेखा चित्र आदि का सम्मिश्रण होता है। इसमें कहानी भी होती है, व्यंग्य भी होता है, वर्णन विवरण भी होता है, अर्थात निबंध भी होता है एक तरह से, और रेखा चित्र भी होता है। तो ये सारे मिलाकर के और संस्मरण बनता है। व्यक्ति अथवा स्थान के गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है। यदि हम गहरे संपर्क में नहीं हैं, और संस्मरण जो होता है, संस्मरण में के मूल में अतीत की स्मृतियां होती है, अर्थात इससे पहले हमें कौन कौन सी बातें याद थी, वो बातें उसमें होती है। और व्यक्तिगत गहन संपर्क का परिणाम होता है, अर्थात वो उन बातों से हम कितने प्रभावित हुए, वो संस्मरण होता है। संस्मरण लेखक केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण नहीं करता, वरन छोटी से छोटी घटना को भी लेकर सूक्ष्मता के साथ अंकित कर देता है। संस्मरण में ये बात नहीं है कि जैसे कोई बड़ी घटना हुई है और उससे वो अर्थात उससे प्रभावित हुआ, नहीं। जीवन में छोटी से छोटी घटना
से भी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे हमें कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, या कौन सी हमारी संवेदना जागृत हुई, उनको भी लिखा जाता है। लेखक को तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति रखनी चाहिए। तटस्थ होता है वो, लेकिन उसमें सहानुभूति रखनी होती है। सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण, शक्ति, सहानुभूति, पूर्ण हृदय तथा सहज स्वाभाविकता संस्मरण के आवश्यक गुण हैं। ये संस्मरण के गुण हैं। कौन से? सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए, सजीव चित्रण। अब सजीव चित्रण क्या? सजीव चित्रण का अर्थ होता है कि बात, जैसे मान लो आप किसी घटना का वर्णन कर रहे हो, तो वो घटना हमारे सामने साकार हो जानी चाहिए, यानी हमें ये लगना चाहिए कि हम उस घटना की घटित होते हैं, वो घटना हमारे सामने घटित हो रही है, वो होनी चाहिए। और हृदय पूर्ण होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल दिल से वो बात लिखी जानी चाहिए। और स्वाभाविकता होनी चाहिए, उसमें आडंबरपन नहीं होना चाहिए। हिंदी में संस्मरण विधा का उद्भव और विकास रेखा चित्र के साथ ही हुआ है। रेखा चित्र और संस्मरण जो है वो दोनों एक साथ ही हुए हैं। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकारों और महापुरुषों से संबंधित संस्मरण ही अधिक लिखे गए हैं, साहित्यकारों और महापुरुषों से संबंधित, किंतु समाज के अनिवार्य निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संस्मरणों का भी विशेष महत्व। आज तो कई संस्मरण ऐसे भी लिखे गए हैं, हम जैसे महादेवी वर्मा के संस्मरण हम पढ़ते हैं, वैसे वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र होते हैं। उन्होंने अपने नौकर, अपने जानवर, उन्हीं और कई बहुत सारी घटनाओं के संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। हिंदी का संस्मरण साहित्य अपने विविध रंगों और साज सज्जाओं से समृद्ध होता जा रहा है। आज जो है संस्मरण बहुत अधिक समृद्ध हो रहा है। इसके आगे कौन सी विधा है? इसके आगे है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। यानी जो है वो आत्मकथा क्या है? आत्मकथा का अर्थ होता है जो खुद अपने बारे में लिखता है। आत्मकथा एक जीवनी कोई प्रकार है। हालांकि जीवनी और आत्मकथा में अंतर यह है कि जीवनी हम किसी की भी लिख सकते हैं, अपनी भी लिख सकते हैं, दूसरे की, लेकिन अपनी जब हम जीवनी लिखते हैं तो वो आत्मकथा होती है, और दूसरे के बारे में लिखा जाता है पढ़ करके तो वो जीवनी होती है, जिसमें लेखक स्वयं अपने बीते हुए जीवन का श्रृंगावलोकन करता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाता है। आत्मकथा का उद्देश्य आत्मांकन द्वारा आत्म परिष्कार एवं आत्मोन्नति करना होता है। लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी उठा सकते हैं। लेखक जैसे जो लिखता है, अपनी आत्मकथा जब वो लिखता है तो तटस्थ होकर के लिखता है, उसके जीवन में क्या कमियां रह गई थी, कौन सी त्रुटियां रह गई थी, उन त्रुटियों से वह कैसे उनसे निजात पाया उसने, जो पाठक है वो उससे प्रेरित हो सकता है। अब आत्मकथा जो है वो हम देख सकते हैं कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। जैसे मान लो एक कवि जो है वो अपने बारे में पद्य में कोई बात लिखता है, अपने जीवन की कोई बात अंकित कर देता है, तो वो पद्यात्मक आत्मकथा मानी जा सकती है। गद्य में लिखना ही नहीं, पद्य में भी हम इस आत्मकथा को लिख सकते हैं और लिखते आए हैं। इसमें लेखक अपने जीवन पर जो प्रकाश डालता है उससे युग विशेष की मानसिक संरचना का भी उसके जीवन के माध्यम से आत्मांकन होता है। यानी आत्मकथा लेखन के अनेक खतरे हैं। लेखक को आत्मश्लाघा, आत्मसंकोच दोनों से बचना चाहिए। आत्मश्लाघा क्या है? आत्मश्लाघा का अर्थ है कि जो है आदमी जब अपनी कमियों को लिख रहा है, जैसे मान लो आपने जीवन में जो गलतियां की है उन गलतियों को लिख रहा है, तो उन बातों को लिखने में संकोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो पाठक है, ये पढ़ करके और मेरे जैसी गलतियां नहीं करें, या मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो उस बात को पढ़ करके आगे की जो पीढ़ी है वो भी उन बातों को लेकर के चले। इन दोनों से बचना चाहिए। तो उसमें आत्मकथा लिखते समय क्या बात ध्यान में रहे? आत्मश्लाघा और आत्मसंकोच से बचना है। दोस्तों के उद्घाटन में जहां आत्मसंकोच की प्रवृत्ति बाधक होती है, वहीं आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति उसे अरुचिकर भी बना देती है। जैसे मान लो कोई बात होती है, उस बात को ये सोचते हैं कि हम यार ये बात हम ग्लानि हो रही है। जैसे मान लो जीवन में कोई बहुत अधिक गहरी घटना घटित हो गई, किसी के साथ रह करके हमारा संबंध विच्छेद हो गया और हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे लेकिन संबंध विच्छेद हो गया। जैसे मान लो हमारा दोस्त था और उस दोस्त से हमारी अनबन हो गई, तो उस बात को हम
आत्मश्लाघा मान करके और अपनी आत्मकथा में नहीं लिखना चाहते, तो उससे बचना है। तटस्थ रहकर आत्मकथा लेखक को अपने गुण दोषों को प्रकट करना चाहिए। और हिंदी में प्राचीन काल से आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति प्रचलित है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 1850 से 1885 ने आत्मकथा लिखी थी, कालांतर में अनेक कलात्मक और मनोवैज्ञानिक कथाएं लिखी गई, जिसमें स्वाभाविकता, सत्यवादिता, निष्कपट आत्म प्रकाशन के गुण विद्यमान है। तो ये आत्मकथा हुई कि यानी जब व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। जीवनी जो है वो हम किसी की लिख सकते हैं, आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है। जैसे रेखा चित्र हम किसी के साथ रह करके लिख सकते हैं, संस्मरण हम स्वानुभूत बातों के आधार पर लिखते हैं। इसके बाद आता है यात्रा वर्णन। यात्रा वर्णन हम विभिन्न प्रकार के लेखकों की डायरियां पढ़ते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में जो यात्रा की है। यात्रा का अर्थ एक देश विशेष की यात्रा हो सकती है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाकर के, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के हमने क्या परिवर्तन किया देखा, वो यात्रा वर्णन है। यानी हमारी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के वहां हमने क्या सीखा या हम उसे क्या संदेश देना चाहते हैं, वो यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन एक मूल प्रवृत्ति है, आदमी यात्राएं करता रहता है। ऋतु परिवर्तन, स्थानों की विविधता, प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण मानव के मन में उल्लास पैदा करते हैं और इसी उल्लास की भावना से प्रेरित होकर के वह यात्रा करने के लिए निकल पड़ता। आदमी प्रकृति से अभिभूत होता है, विभिन्न स्थान देखने का उसके मन में आकर्षण होता है। ऋतु परिवर्तन होती है तो वह व्यक्ति एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने के लिए लालायित होता है, वह चाहता है। तो आदमी की मूल प्रवृत्ति है यात्रा करना, और उन यात्राओं से वो प्रेरित होकर के उस यात्रा में उसने क्या देखा। जैसे मान लो एक हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं करते हैं। हम ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं करते समय हमारे सामने कई ऐसे प्राकृतिक दृश्य आ जाते हैं जिनसे हम बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। जब कोई साहित्यक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है, उसे यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वर्णन कहते हैं। देखिए यात्रा साहित्य का, यात्रा का क्या परिभाषा यात्रा की। जब कोई साहित्यक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति, मुक्त का अर्थ है यानी जैसे वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है या लिपिबद्ध करता है, तो उसे यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वर्णन कहते हैं। हमारे देश में यात्री तो अनेक हुए हैं, किंतु यात्रा वर्णनों को शब्दबद्ध करने की ओर ध्यान आधुनिक काल में आया। वैसे हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को, या उन्होंने यदि लिखा भी होगा तो आज वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए यात्रा वर्णन जो है वो आधुनिक गद्य की एक विधा है। अन्य गद्य विधाओं की भांति यह विधा भी पाश्चात्य संपर्क का ही परिणाम है। इसमें लेखक उन्हीं क्षणों का वर्णन करता है जिनको वह अनुभूत सत्य के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात वही क्षण लिखे जाते हैं, वही बातें लिखी जाती है जो उस यात्रा के दौरान उसने प्राप्त की है। वह अपने वर्णन में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष रहता है। अधिकतर यात्रा वर्णन संस्मरणात्मक साहित्य ही होता है। यानी यात्रा वर्णन जो है वो संस्मरण भी क्या है, जैसे मान लो कोई जब हम कहीं पर गए और उस घटना से हम प्रभावित हुए तो वो एक संस्मरण भी है। हिंदी में भारतेंदु युग से इसका आरंभ हुआ है और युग और मायबोध के परिवर्तन के साथ ही यात्रा दृष्टि में भी अंतर आ जाता है। जैसे युग और अपना जो साहित्यिक बोध है या अपनी जो आत्मिक बोध है उसके आधार पर यात्रा में अंतर भी आता है। इसके आगे है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जैसे रिपोर्ट शब्द को यदि हम ले अंग्रेजी में, इसी से बना है रिपोर्टाज। थोड़ा सा अंतर है। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा का है, इसका है फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा का है, और दूसरे महायुद्ध के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। दूसरा महायुद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी से लेकर के और 1945 ईस्वी में। तो यानी इसका जो विकास हम कहां से माने कि 1939-40 के आसपास रिपोर्टाज का प्रारंभ हुआ, लिखना शुरू हुआ। किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है। एक कोई घटना है, उस घटना को जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना रिपोर्ट है, लेकिन उसी को साहित्यिक सरसता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। रिपोर्ट को जैसे मान लो उस घटना में साहित्यिक बात डाल करके, साहित्यिक कलात्मकता डाल करके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और उसे और अधिक पठनीय बना देता है, तो वो रिपोर्टाज होता है। ये रोचक पत्रकारिता का अंग है। समाचार पत्रों के लिए लिखी गई रिपोर्ट की तरह यह भी तथ्यपरक, तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ साहित्यिक विधा है। यह आशु कविता की भांति तुरंत
बिना किसी पूर्व तैयारी के लिखा जाता है। अब जैसे रिपोर्टाज जो लिखा जाता है उसमें किसी की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो जिस समय वो घटना घटित हुई उस घटना को साहित्यिक कलात्मकता देना वो रिपोर्टाज हो गया। इसमें कल्पना के लिए अधिक अवकाश नहीं रहता है। लेखक कथ्य और तथ्य के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को शब्दबद्ध कर देता है। रोचकता, उत्सुकता, साहित्यिकता, कलात्मकता उत्तम रिपोर्टाज के आवश्यक गुण है। देखिए, उत्तम रिपोर्टाज में रोचकता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे मान लो रिपोर्टाज कोई पढ़ता है तो पढ़ने वाला पाठक उत्सुक होना चाहिए कि आगे क्या घटित हुआ, और उसमें साहित्यिक अभिवृत्तियां भी होनी चाहिए, अर्थात शब्द अच्छे होने चाहिए, शैली अच्छी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और उसमें कलात्मकता भी होनी चाहिए। हिंदी में ये नवीन गद्य विधा अभी विकासोन्मुख अवस्था में है। यह विकास आधुनिक युग में तीव्रता से हो रहा है। दूसरे महायुद्ध जैसे आजाद हिंद सेना का निर्माण, बंगाल का दुर्भिक्ष आदि के कारण हिंदी में इस विधा का प्रादुर्भाव, जैसे हिंदी में जो कुछ रिपोर्टाज लिखे गए जैसे आजाद हिंद सेना का निर्माण, बंगाल का दुर्भिक्ष, ये लिखे गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। और ये देखिए आपके जो आप पढ़ेंगे उसमें किसमें, यानी संवाद सेतु, संवाद सेतु में भी आपके साक्षात्कार और रिपोर्टाज से संबंधित चैप्टर है, तो वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो रहा है। साक्षात्कार क्या है? इस विधा के उद्भव का कारण पश्चिमी देशों में व्यक्त स्वातंत्र्य और व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति है। वैसे तो सभी देश कालों में व्यक्ति विशेष का महत्व रहा है, लेकिन आधुनिक काल में साधारण मानव के व्यक्तित्व की भी अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति के प्रकाशन का विशेष अवसर मिला। जैसे साक्षात्कार कब होता है? साक्षात्कार एक व्यक्ति, जैसे मान लो कोई बहुत अधिक फेमस है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है, वह व्यक्ति प्रसिद्ध कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, अर्थात उसने प्रसिद्धि पाने के लिए क्या क्या काम किए, उसकी क्या योग्यताएं हैं, और उन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए उसने कैसे संघर्ष किया, वो सारी की सारी बातें साक्षात्कार में लिखी जाती है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछ करके उत्तर पाता है, उन्हें लिखित रूप में प्रकाशित करना। अब साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार एक ऐसा भी होता है जिसको आमने सामने बैठ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक साक्षात्कार ऐसा होता है जो उसे जैसे एक पेज थमा दिया जाता है या पन्ना दे दिया जाता है, उसमें 20 प्रश्न होते हैं उसके जीवन से संबंधित, और वह व्यक्ति उत्तर लिख करके दे देता है। ये भी साक्षात्कार होता है। आजकल के जो साक्षात्कार होते हैं वो कैसे होते हैं? आजकल के साक्षात्कार, जैसे आप टीवी टेलीविजन तो आप देखते ही हैं, टेलीविजन में आपने देखा होगा कई बार किसी पत्रकार का या किसी साहित्यिक व्यक्ति का या किसी राजनेता का या किसी महापुरुष का या किसी वैज्ञानिक का जो है वो साक्षात्कार दिखाया जाता है, और उसका ज्ञान या उसके जीवन के जो अनुभव है वो लोगों तक साझा किए जाते हैं। साक्षात्कार देने वाले की परिस्थिति, भाव भंगिमा, व्यवहार कुछ उपयोगी निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जिनसे साक्षात्कार देने वाले के स्वभाव की किसी विशेषता का पता चलता हो। जैसे मान लो हर किसी का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार उसी का होता है जिससे हम सीख सकते हैं या जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। हिंदी में साक्षात्कार विधा अंग्रेजी प्रभाव से आई है, और इसका सूत्रपात कब हुआ इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। संवाद, बातचीत, भेंट, ये इनके नाम है, इनके नामों से इसे अभिहित किया जाता रहा है। किंतु एक साहित्य विधा के रूप में साक्षात्कार का आरंभ 1952 में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा जो है कमलेश के द्वारा हुआ। 1952 में सबसे पहले जो है वो साक्षात्कार विधा का आरंभ हुआ। उसने हिंदी के समकालीन श्रेष्ठ साहित्यकारों के साक्षात्कार लेकर मौलिक कार्य किया है। अब है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य क्या है? हास्य के माध्यम से किसी समस्या का सरलीकरण करना, व्यंग्य के माध्यम से किसी समस्या की तरफ इशारा करना, और उस समस्या को सुधारने के लिए अर्थात हमारे मनोरंजन भी हो जाता है और उससे बुराई के प्रति हमारा ध्यान भी चला जाता है। इस विधा का क्षेत्र बहुत बड़ा, व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक अंग की विसंगति को अपने व्यंग्य और हास्य का लक्ष्य बनाना लेखक का उद्देश्य रहता है। कोई भी विसंगति होती है या कोई भी घटना होती है, कोई भी गलत बात होती है, तो उसे अपनी कलम से हास्य व्यंग्य के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना। इसमें समसामयिक सामाजिक जीवन, व्याप्त भ्रष्टाचार, आडंबर, अवसरवादिता, अंधविश्वास इत्यादि दुष्प्रवृत्तियों और विसंगतियों पर प्रहार करते हुए इन्हें परिहास या व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। ये जैसे मान लो कोई भी तरह का आडंबर दिखावा है, दुष्प्रवृत्ति है या कोई कुरीति है, तो उनकी तरफ इशारा करना होता है। इसकी विशेषता यह है
कि इस हास्य व्यंग्य के पीछे विसंगति के परिशोधन का एकमात्र दृष्टिकोण, अर्थात जो विसंगति रह गई उसे सुधार करना है। इस प्रकार की रचनाओं में शब्दों का अभिधार्थ कुछ और होता है, व्यंग्यार्थ कुछ और होता है। अर्थात अभिधा लक्षणा अपन देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो यदि पढ़ करके अर्थ निकालते हैं तो अर्थ वो नहीं निकलता, लेकिन हमें सोचना होता है। व्यंग्यार्थ इसका वास्तविक अर्थ होता है। इस अर्थ में एक विशेष प्रेरणापन और चुटिलापन होता है जो पाठक के मन में कटुता से रहित संस्कार युक्त एक मीठी गुदगुदी उत्पन्न करता है। मनोरंजन इसकी प्रधान विशेषता होती है। हिंदी में भारतेंदु युग से ही शिष्ट हास्य व्यंग्य विधा का आरंभ हुआ, तो ये इस विधा का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही हुआ है, किंतु वर्तमान युग में इसने विशेष उन्नति की है। आधुनिक हिंदी सफल व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का अपने पाठ एक दिन कल पढ़ा था, यानी हरिशंकर परसाई के जो बहुत सारे पाठ भी हम पढ़ते आए हैं, ये भी एक हास्य व्यंग्यकार हैं। अब देखिए, अब दो और रहा है गद्य काव्य, छंद बंधन रहित और इतिवृत्तिहीन ऐसी भावपूर्ण और कल्पना प्रधान रचना को गद्य काव्य कहते हैं, जिसमें बुद्धि तत्व को विशेष महत्व न दिया गया हो। विशेष महत्व नहीं, अर्थात कहने का अर्थ है कि उसमें छंद, अलंकार, रस वो डालने की आवश्यकता नहीं होती, सीधी सादी सपाट वो बात जो एक पाठक के दिल को छू जाए, वो गद्य काव्य है। गद्य काव्य आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण और पुष्ट विधा है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता रहती है। एक ही सांद्र अनुभूति या केंद्रीय भावना की प्रधानता के कारण गद्य काव्य का आकार थोड़ा छोटा होता है। इसके बाह्य रूप भी साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक लय युक्त, अलंकृत और सदा हुआ होता है। बाह्य रूप रविंद्र ठाकुर की गीतांजलि इसका सबसे श्रेष्ठ, गद्य काव्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि। वैयक्तिक आत्मनिष्ठा, तीव्र भावात्मकता, अंतर्निहित ध्वनि संगीत, भाव संकलन और गीति के लिए अपेक्षित भाव विकास इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं कौन सी होगी? वैयक्तिक आत्मनिष्ठा अर्थात वैयक्तिक रूप से आत्मनिष्ठ होकर के लिखना, भावात्मकता अर्थात भावों से सज्जित सुसज्जित रचना, अंतर्निहित ध्वनि संगीत यानी अपने मन की वो ध्वनियां निकालना, वो ध्वनियां लिपिबद्ध करना जिनसे पाठक प्रभावित हो सके, और संकलन गीति अर्थात गीति तत्व जो है वो भी इसमें मुख्य विशेषता है। यूं इसके सूत्र वेद उपनिषद में खोजे जा सकते हैं, किंतु आधुनिक युग में मुद्रण की सुविधा और बौद्धिकता के विकास के साथ साथ गद्य काव्य का भी सूत्रपात हुआ। हिंदी में भारतेंदु युग से ही इस विधा का प्रारंभ माना गया है, यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग जो विधाएं हैं वो भारतेंदु युग से ही हुई है, और आज ये विधा बहुत पर्याप्त उन्नत हो गई है। अब आ गया फीचर। देखिए, आपके संवाद सेतु के बहुत सारे संवाद सेतु के लगभग 3-4 जो चैप्टर है वो क्लियर हो रहे हैं। पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई एक नई साहित्यिक विधा है। यथातथ्य सूचनाओं पर आधारित रचनाओं को फीचर कहा जाता है। यथातथ्य सूचनाओं पर यानी सही जो बात जैसी घटित हुई है वैसी ही उसका वर्णन करना वो फीचर होता है। हिंदी में इसे रूपक भी कहते हैं। इसमें रूपक की भांति दो कथाएं साथ साथ चलती है। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहती है, उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान विशेष के वर्णन के साथ साथ एक अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो फीचर को मतलब क्या होगा कि एक के साथ में यानी एक गौण कथा का वर्णन भी किया जाता है। इसमें लेखक का उद्देश्य केवल स्थान का परिचय देना मात्र नहीं होता, किंतु उसके माध्यम से उस स्थान के व्यक्तित्व को समग्र रूप से उद्घाटित करना होता है। रूपक कथा काव्य की भांति फीचर भी पाठक को एक साथ दो रूपों में प्रभावित करता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकताओं का नाटकीयकृत रूप उपस्थित किया जा सकता है। हिंदी में इस विधा का आरंभ हुए अभी 2-3 दशक ही हुए हैं। फीचर जो है वो अभी जैसे 1950 के पश्चात ही हुआ है, 1950-60 के बाद भी। अभी तो पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों से ही कलात्मक फीचर प्रकाशित हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये गद्य विधा हिंदी साहित्य में अपना समुचित स्थान बनाएगी, अर्थात समुचित स्थान है वो बना लेगी। ये तो था आपका पाठ जो कि पूरा हुआ। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है जो आपको लिख करके उनके उत्तर भेजने हैं। देखिए, आपके लिए जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके गृह कार्य के लिए यानी SW के लिए जो प्रश्न बनाए गए हैं। कहानी किसे कहते हैं? कहानी के तत्वों का वर्णन कीजिए। अपन ने अभी पढ़ाई है कि कहानी क्या है। संस्मरण क्या है? इसकी हिंदी गद्य में इसका विकास कैसे हुआ?
हिंदी गद्य में ये कैसे विकसित हुआ इसके बारे में लिखना है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है वो बताना है। एकांकी और नाटक में कितना अंतर है। निबंध विधा को परिभाषित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध विधा को परिभाषित करते हुए इसके विकास क्रम को समझाइए। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, अभी अपन ने पढ़ा था रिपोर्ट में क्या अंतर है, रिपोर्टाज। और भी आपके जो अन्य जो जैसे आत्मकथा है या जैसे मान लो यात्रा साहित्य है, फीचर है, ये सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो प्रश्न है वो आपके हिंदी कंपलसरी में उनके प्रश्न आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये पार्ट बहुत ही अच्छा रहा होगा। वैसे ये सारे जो प्रश्न हैं वीडियोस के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे आगे, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा इनको तैयार कर लें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।